हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 एडिशन, उसके चर्चा करेंगे। अभी तक 2 पार्ट हो चुके हैं जो कि चैनल पे अपलोड है। आज तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं और आज कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाए। तो इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इस पुस्तक का। अभी आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे बना हुआ वीडियो है, अपलोड है, जा कर के देख सकते हैं। आज तीसरे पार्ट के स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो चुका था और आज स्टार्ट करना है गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आपको बता दें कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। गांधी जी किस कॉलेज में पढ़ाई किए थे? तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में पड़ता है, उसमें पढ़ाई किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी आत्मकथा में शिक्षा का जिक्र करते हुए भी लिखा है, बड़ा अच्छा कथन है कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की, जहां मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी के राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया, जहाँ मैंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। देख सकते हैं। तो श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके राजनीतिक गुरु ये अपने पुस्तक में किनको बताते हैं? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को बताते हैं, ठीक है ना, अपने राजनीतिक गुरु। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए ये टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में जो हुआ था। तो 2023 में टीआरई 2 हुआ था, दिसंबर 2023 में, उसमें का क्वेश्चन है ये। इनके लिखित पुस्तक गोखले माय पॉलिटिकल गुरु है, उसमें इन्होंने बताया है कि गोखले मेरे राजनीतिक गुरु थे। अगला है सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय, तो ये महात्मा गांधी किए थे सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। सर्वोदय जिसका अर्थ होता है सबका उदय, यानी सबका उत्थान। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, एक व्यापारी थे। इनको मुकदमा लड़ने के लिए गुजरात गए, मतलब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में और वहाँ से लौटे थे 1900 कब, बताइए कमेंट करके। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण था पहला। याद रखिएगा, बिहार का चंपारण था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें गांधी जी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किए और वे उसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अभी बताएं। चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राजकुमार शुक्ल बिहार के रहने वाले थे, पश्चिमी चंपारण के भितियारवा गांव के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल। ये किसान नेता थे। तो ये जब 1916 के मतलब कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, उसमें गांधी जी से मिले थे। चलिए यहाँ पढ़ देते हैं कि अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद, अभी हम पूछे हैं कब लौटे अफ्रीका से, तो 1915 में। गए कब थे? 1893 में। लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के लखनऊ भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। वही कांग्रेस के अधिवेशन में भेंट हुआ था। अगला है चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया था? तो यही राजकुमार शुक्ल, जो यहाँ के किसानों की समस्या को बताए थे गांधी जी को और रिक्वेस्ट किए थे कि आप आइए वहाँ। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वहीं राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए किसने अनुग्रह किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। देखिए अभी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो ये भी राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। देखिए हर बार पूछा है ये, जितना टीआरई का एग्जाम हुआ लगभग सब में पूछ ही दिया है। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो वो जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस, तो जब बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किए, उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रसिद्धि इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अभी बताए हैं कि चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में पड़ता है।
बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? देखिए वही है चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अगला है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? तो ये नकदी फसल के खेती के विरोध में था। ज़बरदस्ती यहाँ नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती नकदी फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये 3 कट्ठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, 3 कट्ठा 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी 3/20। ठीक है, इसी को 3 कट्ठिया प्रणाली बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो अभी हम बताएं कि 3/20, यानी कहने का मतलब है कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? तो ये चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया, क्योंकि ये पहला इनका सार्वजनिक आंदोलन था। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण आंदोलन ही था, किसानों के लिए किए थे ये, तो वहीं पहला होगा। 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसको पूछा जा रहा है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? ठीक है ना, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की नियुक्ति हुई थी, उसी को हिंदी में बोलते हैं चंपारण कृषि कमेटी। तो इसमें भारत सरकार और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी लेटेस्ट 71वीं बीपीएससी के प्री में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन से कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, यानी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना हुई। भारत सरकार और महात्मा गांधी के बीच इसी पे एग्रीमेंट हुआ था और इसमें जांच किया गया। एक तरह का जांच टीम गठित किया गया और वो जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपी। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह कब अभियोग चलाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 1917 में इन पर अभियोग चलाया गया था, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। देखिए 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। ठीक है, इसलिए इन पे चलाया गया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें जयप्रकाश नारायण नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये उस समय राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, ये काफ़ी उस समय मतलब जूनियर थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये सभी थे। देख लीजिए यहाँ पे राजकुमार शुक्ल तो इनवाइट किए थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बिहार के बड़े चेहरा थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख ये सभी थे, लेकिन जयप्रकाश आंदोलन इसमें नहीं थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक्टिव होंगे। ईस्वी 1917 के चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? देख लीजिए यहाँ पे जे.पी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ये जे.पी. के समय के ये लोग लीडर हैं, तो ये उस समय काफ़ी जूनियर थे और सार्वजनिक राजनीति में उस समय नहीं थे ये लोग, तो इसीलिए इन लोगों का नाम दिया जाता है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, और कन्फ्यूज़ किया जाता है। आपको लगेगा कि ये भी बड़े नेता होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय नहीं थे, बाद में ये लोग फेमस हुए। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तवान कर देना पड़ता था कि अगर हम 3 कट्ठा में 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती नहीं करेंगे तो यूरोपियन अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ता था? एक तवान कर देना पड़ता था, उनको क्षतिपूर्ति करिए देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये औद्योगिक कर्मी ने लिया था। याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए ये किया गया था और मजदूरों और मालिकों के बीच एक बोनस को बढ़ाने के विवाद था, उससे संबंधित ये आंदोलन था। तो इसमें कौन हिस्सा लेंगे? औद्योगिक कर्मी ही लेंगे। गांधी जी इसको लीड किए थे। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मत विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो महात्मा गांधी किए हुए थे, अभी बताएं 1918 में। देखिए TRE 3 में लेटेस्ट पूछा गया है, TRE 4 अगर आप देने वाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन हुआ था सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा, प्रथम था, लेकिन उसमें भूख हड़ताल नहीं किए थे गांधी जी। और इसमें पूछ रहा है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला जो मामला था उसमें किए थे 1918 में।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो ये वायकोम सत्याग्रह है, इसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, बाकी सभी में लिए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायकोम जो है मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी भाग, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन इसमें गांधी जी भाग लिए थे। ये वायकोम सत्याग्रह साउथ इंडिया से था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे, कौन थे। तो ये रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे ये, जिनका नाम था रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में की गई थी और बाद में इसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ब्रिटिश का भारतीय एजेंट, ठीक है ना, ब्रिटिश का भारतीय एजेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया। तो ये महात्मा गांधी को मिला था। मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए बोले थे लोगों से, जिस कारण इनको ब्रिटेन का भारतीय सार्जेंट एजेंट के रूप में इनको उपाधि लोग देने लगा, बोल रहे थे कि ये भर्ती करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है किसान आंदोलन एवं उसके विकास से लेकर के 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। 1875 के दक्कन दंगों का, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया। एक्का आंदोलन जो है किस ग्रामीण क्षेत्र, तो ये अवध के क्षेत्रों में चलाया गया था। यूपी का कुछ क्षेत्र जो है अवध में पड़ता था, तो ये अवध प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था। देख लीजिए, इसमें जो है हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र आता है। इसके प्रमुख नेता मदारी पाशी थे। अवध के एक्का आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो ये लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाई धोबी बंद सामाजिक बैकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बैकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये कांग्रेस के प्रमुख चेहरा थे बिहार से और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत किस आंदोलन से संबंधित थे। ये किसान नेता थे मोतीलाल तेजावत, जिनका संबंध किससे था वो बताना है। देखिए, मोतीलाल तेजावत का संबंध भील आदिवासी आंदोलन से था। मोतीलाल तेजावत जो है एक किसान नेता थे और ये भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी और 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे हम लोग कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता तो ये स्वामी सहजानंद ने की हुई थी, ठीक है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। आगे है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया। तो अभी बताया कि 1936 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। याद रखिएगा, अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। अभी बताया लखनऊ 1936 में और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। एक कांग्रेसी नेता प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिए, वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब, उनकी ठीक मृत्यु से पहले, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया और उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। किसान सभा का गठन 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष तथा NG रंगा इसके महासचिव बने। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा।
1949 में अपनी मृत्यु से कुछ पहले स्वामी सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। शराबबंदी आंदोलन आ जाता है कि 1922 का शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेहता बंधुओं तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया। पटेल के नेतृत्व में 1928 में कोई कर नहीं यानी शराबबंदी आंदोलन चलाया गया है। यह कर न अदायगी का आंदोलन था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी। तो एक तरह से समझिए कि कोई कर नहीं देना था शराबबंदी आंदोलन में, और इसका नेतृत्व कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। अगला है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? अभी आपको बताएं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। बारदोली सत्याग्रह सफल नेतृत्व किसने किया? तो वहीं हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद, कहाँ पे? फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन थे? तो ये थे बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये 68 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाबा रामचंद्र ये थे, सन्यासी थे जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किए थे। उसके बाद अपने ज़िले में आकर के अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आए और वो ग्रामीणों को क्या सुनाते थे? छंद सुनाते थे। नेक्स्ट ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल से संबंधित क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? बम्बई में हुई। कब हुई? तो 1920 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा या महासचिव दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। उस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1920 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन पूछ रहा है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष अभी बताया लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये समय था 1926 से 39 का। देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान एन.एम. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो देखिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, जिसे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते हैं, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस बोलते हैं, और ये सीपीआई हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन दोनों का स्थापना जो है 1925 में हुआ था, ठीक है। और एक का कानपुर में तो दूसरा नागपुर में। कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में और ये नागपुर में आरएसएस का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कांग्रेस के बाद सबसे पुरानी पार्टी यही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये एम.एन. रॉय थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये एम.एन. रॉय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखिए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो सबको पता है कि ये 1919 में लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी इसी से संबंधित। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चले 2 वर्ष तक
जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील या बिना दलील का कानून कहा गया था। याद रखिए ये कथन, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का ये कानून था, रॉलेट एक्ट। इसी से संबंधित घटना बैठक हो रही थी भारतीयों की 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, और वहाँ पे गोली चलाया गया। इसलिए पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो अभी बताएं कि रॉलेट एक्ट था ये। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए टीआर 3 में पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के संबंध में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अभी हम इसका डेट बताया है 13 अप्रैल 1919 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले रॉलेट एक्ट पारित हो चुका था। इसके विरोध में ये आंदोलन हो रहा था कि इस तरह के एक्ट लाया है अंग्रेज, तो भारतीय लोग बैठा कर रहे थे क्या होगा, इसके लिए क्या किया जाए। अमृतसर में जालियांवाला भीड़ में का दमन कब हुआ? वहीं 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। अगला है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। किस लिए संबंधित है? तो जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। डेट याद रखिएगा। फिर है कि जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो वहाँ पे जमा होने का मुख्य उद्देश्य था रॉलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तारी किया गया था 2 व्यक्तियों को। ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। तो इसी के संबंधित में विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठक किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से ही त्यागे थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये मतलब अंग्रेज इनको नाइटहुड की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी मर्माहित हुए तो ये इस उपाधि को त्याग दिए कि अंग्रेज़ों ने इस तरह से लोगों को निर्मम हत्या करवाई, तो उनका उपाधि रखना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगला है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ऐसे महात्मा गांधी देखे थे। ठीक है, देखिए 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी ने यह अनुभव किया कि मैं हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता है, या ये उनकी दूरदर्शिता थी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो वो इलाहाबाद शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो इसका समर्थन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के उत्प्रेरक का काम किया था? तो ये वर्साय की संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इसको स्टार मार्क कीजिए। और देखिए ये टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया, मतलब उस घटना से जो है खिलाफत आंदोलन और तेज़ी से होने लगा, उग्र हो गया, तो वो था वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए खिलाफत आंदोलन तत्कालिक मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य पर कठोर शांति शर्तें लगाए जाने की आशंका और मुस्लिम जगत में सम्मानित खलीफा के पद और उसके अधिकारों की रक्षा थी। इसी संदर्भ में बम्बई में मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई। खिलाफत के समर्थक मुसलमानों को विश्वास था कि ऑटोमन साम्राज्य के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा नरमी बरती जाएगी, लेकिन जर्मनी के साथ जून 1919 में मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई वर्साय की अपमानजनक संधि ने इनका भ्रम तोड़ दिया और भारत में खिलाफत आंदोलन तीव्र हो गया ताकि तुर्की के पवित्र स्थानों और खलीफा के पद की रक्षा की जा सके। हालांकि वर्साय की संधि का सीधा संबंध ऑटोमन साम्राज्य से नहीं था, किंतु इसने भारत में खलीफा के पद और ऑटोमन साम्राज्य के भविष्य को लेकर भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रभावित किया था। अब आते हैं असहयोग आंदोलन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग प्रथम उद्घाटन कहाँ घटित हुआ था? तो ये बिहार और बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी
टीआरई एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा स्टार लगा करके कि हिमालय जैसी भूल बता रहे हैं किसको? असहयोग आंदोलन को, महात्मा गांधी। तो कौन सी घटना घट गई थी? तो चौरी चौरा घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका डिटेल पढ़ते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। चौरी चौरा शहीद स्मारक के अनुसार चौरी चौरा में हुई इस दुर्घटना में, चौरी चौरा एक जगह का नाम है, कुल 23 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने इस घटना को अपनी हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में भी लिखा था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो अभी बताएं, चौरी चौरा कांड की वजह से पुलिस चौकी में लोग आग लगा दिए थे और ये असहयोग आंदोलन कर रहे थे। तो फिर गांधी जी आंदोलन, हिंसक आंदोलन को सपोर्ट थोड़े करेंगे। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था कब? 1922 में। ठीक है, देखिए ये भी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। अभी पढ़े हैं, बिल्कुल स्थगित कर दिए। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। बिल्कुल सही। ये जो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, 21 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है। सबसे पहले चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड हुआ, फिर उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन कर दिया गया, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। ये गिरफ्तारी कब हुई थी? 1922 में, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और ये चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 1922 में। 2 साल तक ये चल रहा था, लेकिन फरवरी 2022 में ऐसी घटना हुई, तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताएं कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं किससे संबंधित। तो नगरों में असहयोग आंदोलन से संबंधित पहला कथन दे रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। दूसरा है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। ठीक है, और प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये बिल्कुल सही है और इसमें गलत चूज करना है। तो गलत हमारा ऊपर का 2 ऑप्शन है, केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, और मद्रास की जस्टिस पार्टी काउंसिल चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 देखेंगे किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी पूछा है, क्या सही नहीं है? तो चलिए ये तो वही क्वेश्चन है, हाँ वही क्वेश्चन है, रिपीट। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित क्वेश्चन। तो CR दास यानी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो ये राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से बनाए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1923 में। और इसका अलग पार्टी बनने का कारण ये भी था कि असहयोग आंदोलन जो स्थगित करने का निर्णय लिए थे, उससे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू असहमत हो गए थे। ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, बहुत नामी वकील थे उस समय। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई स्वराज दल की स्थापना? तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ठीक है, आगे है कि स्वराज पार्टी के गठन की टेस्ट की असफलता के बाद है किसकी? तो असहयोग आंदोलन की। स्वराज दल की स्थापना किसने की? अभी बताएं कि चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? वहीं चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी।
आगे है 23 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो कांग्रेस से अलग होकर के ये लोग किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1923 में। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन किए थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये कहना था सियर दास चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि दीन बंधु किनको। अब आ गया ये साइमन कमीशन से संबंधित है। 1927 में किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? तो ये साइमन कमीशन था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये साइमन कमीशन जो है सभी राजनीतिक समूह और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किए थे। साइमन कमीशन में सब अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध होना शुरू हो गया। देखिए, वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक सांविधिक आयोग नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस आयोग के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे और उनमें से किसी भी भारतीय राजनीतिक दल, समूह या समुदाय के एक भी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इसका विरोध हो रहा था कि वे क्या देखेंगे भारत के पक्ष को, वो तो अपना ही नज़रिया से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो देखिए, इसका गठन हुआ था 1927 में दिसंबर में, लेकिन यह आया फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो इसके गठन की घोषणा देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ इस डिटेल में 1927 के नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थी। देखिए, नवंबर में किया गया था, नवंबर 1927 में, और यहाँ पे नवंबर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए नवंबर 1927 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे ये पूछेगा, तो सर जॉन साइमन थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? ठीक है, तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में बना था, और ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था इसका विषय था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 से पुनः याद रखें। एक कथन है कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। तो ये कथन था लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि जब ये मध्य रात्रि को, ठीक है ना, झंडा फहराए थे भारत के स्वाधीनता का, तब ये कथन कहे थे कि याद रखिए अब ये झंडा लहरा गया है, ये कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पे चलेंगे हम लोग, वो है हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1929 में। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज के दिसंबर 1929 में हुआ था ये, याद रखिएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था, वर्ष के अंत तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लिया, कांग्रेस द्वारा आरंभ के जन आंदोलन का सामना करें, निर्धारित समय सीमा पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसी में पूर्ण स्वाधीनता को अपना पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। कब? 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि घंटा बजा। कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराए थे और जो अभी ऊपर वाला कथन बताए थे उसी समय बोले थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये है 1929 के लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1929 में, वहाँ पे पार्टी जो है
पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और बोला कि उस समय झंडा फहराया गया 31 दिसंबर के मध्य रात्रि को। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे पार्टी के और वहीं झंडा फहराए। तो उसमें एक डेट फिक्स किया गया कि हम लोग जो है 26 जनवरी को अगला आने वाला जो 26 जनवरी था, क्योंकि ये दिसंबर 1929 का समय है और अगला 26 जनवरी आएगा 26 जनवरी 1930, ठीक है। उस दिन हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो वहीं ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जब आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को आज़ादी मिला था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। तो इसी डेट को ध्यान में रखते हुए इसको गणतंत्र दिवस के लिए फिक्स किया गया था 26 जनवरी का डे। इसका यही कारण था। आगे देखिए 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में आते हैं। ये जो है दांडी यात्रा की गई थी, इसके लिए कब किया गया था? तो 1930 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 80 सहयोगियों महात्मा गांधी सहित कुल 81 के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया तथा औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह की यात्रा की थी। देखिए इसमें क्या डेट याद रखना है कि दांडी मार्च जो शुरू हुआ था कब से हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था नमक सत्याग्रह। इसमें 80 सहयोगियों के साथ गांधी जी चले थे। और कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिन तक। कब पहुँचे? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुँचे, जहाँ पे सांकेतिक रूप से नमक कानून का भंग किया गया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा मतलब हुआ कि निवेदन के साथ अवज्ञा करना, मतलब बातों को नहीं मानना, ठीक है ना। इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? देखिए पूछ दिया ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये दांडी से प्रारंभ किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? दांडी से प्रारंभ किया। दांडी से आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। लेकिन नमक सत्याग्रह जो है साबरमती से चल करके दांडी पहुँचे थे और जब वो यात्रा पूरा हो गया, नमक बना दिए वहाँ पे, तब वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ये कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो ये याद रखिएगा 241 मील, नॉट मीटर नॉट किलोमीटर। ये किस में है? मील है, 241 मील, ठीक है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। देखिए टियर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो वो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था सविनय अवज्ञा करना, ठीक है ना। देखिए नमक कानून निर्माण पर सरकारी एक अधिकार था, उस कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया? तो ये रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया तो महात्मा गांधी अपने मतलब रचनात्मक कार्य को महत्व दिए। 1934 में अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हिंदी में देगा लाल कुर्ती के नाम से, क्योंकि उसके मतलब जो भी सदस्य थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, रेड शर्ट, ठीक है। तो इसलिए इनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अभी बताया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यही है खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में सीमांत गांधी को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये पाकिस्तान के थे, सीमा से बाहर के, तो इनको इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी बोलते हैं और हिंदी में सीमांत गांधी बोला जाता है। ये उनका उपनाम है किनका? खान अब्दुल गफ्फार खान का। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी, देख लीजिए आ गया ना, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग गांधी इरविन समझौता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा गांधी और लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या क्या हुआ था इस समझौते में। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। राजनीतिक कैदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसको रिहा करने का आदेश। और विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा है समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक दिए नमक बनाने की अनुमति। पांचवा है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और यमराज गुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। देखिए इसमें मांग किए थे महात्मा गांधी क्या कि उन राजनीतिक कैदियों को रिहा कीजिए जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के विरुद्ध हिंसा का आरोप था, इसलिए इस मामले में मतलब काफ़ी विवादास्पद माना जाता है इसको। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? अभी बताएं। 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? तो ये अभी पढ़े हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछ भी दिया है गांधी इरविन समझौता। फिर है 5 मार्च 1931 कौन सा समझौता हुआ? तो वहीं हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ये पहला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली भाग लिए थे। तो इसमें याद रखना है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें से सिर्फ दूसरे में महात्मा गांधी शामिल हुए कांग्रेस की तरफ से, और पहला तीसरा किसी में नहीं शामिल हुए। ठीक, और प्रथम में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया मौलाना मोहम्मद अली। अगर पूछे तीनों में कौन भाग लिया तो वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। देख लिए आ गया ना क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे बढ़ेंगे, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए इसका डेट याद रखिएगा कि प्रथम जो है 1930 में हुआ था, प्रथम 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। यानी 30 से लगातार स्टार्ट हुआ 1932 तक। तो 1932 में कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो देखिए अभी पूछ दिया ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछे या महात्मा गांधी पूछे, दोनों एक ही होता है। मतलब एक ही, उस समय कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी का मतलब काफ़ी बात मान सम्मान रखा जाता था, तो उसी के हिसाब से ये आप समझ के चलिए। तो प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिए, सिर्फ द्वितीय में भाग लिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इन दोनों में भाग नहीं लिए, केवल द्वितीय में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब महात्मा गांधी जो है भाग लेने गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो ये इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर के ये सम्मेलन असफल रहा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन के संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? तो ये दलितों के लिए पृथक मतदान के बात को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया था। किसमें? डॉक्टर अंबेडकर में और महात्मा गांधी के बीच में। कहाँ पे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बैठक में। इसलिए वहाँ से महात्मा गांधी वापस आ गए थे, कोई निर्णय नहीं हो पाया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से लौटते थे, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। और वहीं से जब लौटे थे तो गांधी जी कुछ बात कहे थे इंडिया में, उसको देख लीजिए।
उन्होंने कहा था भारत पहुंचने पर कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। अगला है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड। कुछ इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री है, जैसे कि अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन के समय पूछ रहा है कौन थे, तो रैमजे मैकडोनल्ड थे। फिर पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये सब याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आएगा आगे क्वेश्चन वो भी। आप पाते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 में हुआ, उससे संबंधित क्वेश्चन। देखिए पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए ये पूछा जा रहा है, इसी को इंग्लिश में पूना पैक्ट बोलते हैं, ये हिंदी में पूना समझौता बोलते हैं। तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए? तो ये अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस में? तो एक सांप्रदायिक अवार्ड में और दूसरा पूना पैक्ट में दलितों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 सीट जो है सांप्रदायिक अवार्ड में, कम्युनल अवार्ड इसी को बोला जाता है, और जब पूना पैक्ट हुआ तो उसमें 147 कर दिया गया। आगे देखेंगे पूना समझौते का क्या उद्देश्य था, तो ये दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसी के लिए पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी से, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। आइए देखते हैं कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किस लिए, मतलब कौन कौन किए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों मिलकर के किए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। इस पार्टी में अन्य सदस्य थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मिन्नू मोशानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति भी थे। इस पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 1934 में पटना में हुआ था। देखिए यहाँ से अब जयप्रकाश नारायण का नाम आना शुरू हो जाएगा, ये अब सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। इसके संस्थापक भी थे ये लोग। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अभी बताएं कि 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर के किया था। अब आते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन इसका कि प्रांतीय सरकार द्वारा गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1935 का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये कार्यकारिणी कमेटी थी 1937 के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? 1937 के। इसमें क्या था कि संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारें द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए थे। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास किए गए थे। अब आते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ये क्या है? तो कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष को लेकर के ये संकट उत्पन्न हो गया था, उस समय की बात है। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। यहाँ तक कोई विवाद नहीं। 1939 में जब होगा वो विवाद होगा। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ ही देते हैं कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन काफ़ी पूछा जाता है। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में। कब हुआ था वहाँ अधिवेशन? फरवरी 1938 में। कौन अध्यक्ष निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष हुए। लेकिन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है। तो ये त्रिपुरा राज्य नहीं, ये जगह का नाम है त्रिपुरी, जो भारत के किसी राज्य में पड़ता है। तो वहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और इनको हरा करके अपने पद पे जीते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जीते। लेकिन इसमें महात्मा गांधी से मतभेद हो गया कि मतलब वो बोले थे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। अब इस तरह के बात कोई बड़े नेता बोल दे तो महात्मा गांधी
बोले थे ये बात, जिससे सुभाष चंद्र बोस जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, ये भी पूछा जाता है। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? देखिए आ गया ना, तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा देसी रियासत से संबंधित। देखिए 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, पूछ दिया ना। तो ये है भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पढ़ देते हैं कि बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय न्यायाधीशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेजली एस्कॉट को कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। एस्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसे अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आगे है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो वो है हमारा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जिसमें विशेष रूप से कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर जैसे शासकों द्वारा मतलब उस क्षेत्र के शासक द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है ना, तो ये विंस्टन चर्चिल थे। अभी पूछे हैं ना, मतलब कुछ क्वेश्चन पहले कि क्वेश्चन था कि सांप्रदायिक पंचायत मतलब गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो गोलमेज सम्मेलन के समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और ये याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे। और फिर आगे आएगा प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के जब भारत आज़ाद हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। इसके प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन थे तथा विश्व युद्ध के दौरान जो है प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अब आते हैं पाकिस्तान की मांग जब शुरू हुई थी तब से, तो इसमें एक पम्फलेट था नाउ और नेवर, पम्फलेट का नाम था। ये किसने लिखा था? तो ये रहमत अली लिखे थे। ठीक है ना, पूरा नाम है चौधरी रहमत अली। चलिए पढ़ देते हैं इसके बारे में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली थे। उन्होंने 1933 में लिखे एक पैम्पलेट में जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर आर टू लिव और पेरिस फॉर एवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसमें उसने पाकिस्तान नाम जो है पाकिस्तान नाम का सुझाव दिया था। और इसमें जो है शब्द का प्रयोग है जिसमें पाकिस्तान कहा गया, मतलब पाकिस्तान पहले किया गया। और यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि आप पाकिस्तान का मतलब पवित्र स्थान नहीं समझिएगा। ये पाकिस्तान जो वर्ड बनाया गया था चौधरी रहमत अली द्वारा, ये जो है उधर के छोटे छोटे मतलब पाकिस्तान के साइड का जो था छोटा छोटा प्रांत, उसके सब का पहला लेटर ले करके उस प्रांत के नाम का पहला लेटर ले करके मिला करके बनाया गया था पाकिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान हो गया। तो इसको पवित्र से लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है पाकिस्तान शब्द की रचना पंजाब, अफगान प्रोविंस, कश्मीर तथा सिंध प्रांतों के पहले अक्षर से तथा बलूचिस्तान के अक्षरों से लेकर के मिल करके बनाया गया था। हालांकि अधिकतर लोग पाकिस्तान मतलब पवित्र स्थान समझते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ दे भी दिया है कि पाकिस्तान जो था इसी से मिल करके बना था। यहाँ दिया है ना पाकिस्तान। देखिए पी फॉर पंजाब से, ए फॉर अफगान प्रोविंस से लिया गया था, के कश्मीर से लिया गया था, एस जो है सिंध से लिया गया था, और तान जो है बलूचिस्तान से लिया गया था। इन सभी अक्षर को मिला करके पाकिस्तान बनाया गया, बाद में पाकिस्तान इसको कहा जाने लगा। ठीक है, अगला है किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो ये मोहम्मद अली जीना थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बांटो और छोड़ो के नारा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बुलंद किया गया। जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि
ब्रिटिश पहले भारत को दो भागों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटे, उसके बाद भारत को छोड़कर जाए। इसी सोच को राजनीतिक नारे के रूप में बांटो और छोड़ो कहा गया। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1940 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 1940 में हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, स्टार लगाइए इसको, और इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है, वो कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को बनाया था। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। और एक और डे आएगा, वो था सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, वो भी मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो ये याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। अगला है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। देखिए आ ही गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बोलिए या फिर इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे बोलिए, ठीक है। और मुक्ति दिवस कब मनाए थे? तो ये 1939 में मनाए थे, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो ये लॉर्ड मिंटो को। यह मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कहिएगा, ये कुछ रणनीति को लेकर के बात किया जा रहा है कि अंग्रेजों ने ऐसी रणनीति बना दी कि मतलब बंटने का नौबत आ गया। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना जाता है क्योंकि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हो गई। फिर आगे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, ये याद रखिएगा। किसने पूछा है? मुसलमान बोला है कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ऐसा किसने कहा था? तो ये डब्ल्यू हंटर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डब्ल्यू हंटर अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मतलब कि एक दूसरे को लड़वा करके अपना सत्ता बनाए रखना है अंग्रेजों का काम। आइए अब देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो 1940 में हुआ था। पहला ही क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो ये पौनार महाराष्ट्र से किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पौनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है ना। और तीसरे सत्याग्रही भी पूछा जाता है, तो आप कमेंट करके बताएं कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ठीक। यहाँ दे भी दिया है कि ब्रह्मदत्त को अगला सत्याग्रही नियुक्त किया गया, मतलब ये ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो अभी बताएं विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहला हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा हो जाएगा ब्रह्मदत्त हो जाएगा। आगे देखिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? अभी बताएं विनोबा भावे शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन में, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन है 1942 का क्रिप्स मिशन। सर स्टोफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये 23 मार्च 1942 को सर स्टोफर्ड क्रिप्स भारत पहुंचे थे, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। तो ये डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1942 को। देखिए अमेरिका व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। यह 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता स्टफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। ये आए थे कुछ प्रस्ताव लेकर के, उससे अभी देख लेंगे हम लोग। क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह कथन किनका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है ये।
तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्रिप्स मिशन से भारतीयों की तरफ से वार्ता करने वाले यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, इसलिए ये कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते क्रिप्स मिशन से वार्ता किए थे। और वहीं पे इन्होंने कहा कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना होगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। आगे देखिए, उसी में ये सब लिखा हुआ है, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। फिर है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो आया था भारत, उसको इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी एक ऐसा बैंक का चेक है जो बैंक टूट रहा है और टूटने के ख़त्म होने के बाद में उसका चेक भुनाने का डेट है। आपको अगर चेक दे दिया जाए अभी से अगले महीने का और वो बैंक इसी महीने ख़त्म हो रहा है तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी हिसाब से महात्मा गांधी ने कहा था, किसको, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। नेक्स्ट है, हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है, इसको स्टार लगा के याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इंग्लिश में इसको क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। देखिए, 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक यानी अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत ने स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई और 9 अगस्त 1942 को नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप जनता में यह आंदोलन स्वतः ही सुपुर्द हो गया, मतलब अपने आप चालू हो गया। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवहारिक शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत व मद्रास में था। अब देखते हैं कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया कब। तो ये देखिए, अभी बताएं कि प्रस्ताव पास हुआ 8 अगस्त को, प्रस्ताव आया था 7 अगस्त को, पास हुआ 8 अगस्त को और शुरुआत आंदोलन का हुआ 9 अगस्त को। ये डेट याद रखिएगा। देखिए, अभी टीआरई 3 में पूछा गया है 11th-12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये पूना के आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी दिए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, अभी 71वीं बीपीएससी 2025 में जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। ठीक है, कोई भी नेता इसमें लीड नहीं किए थे, क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और इसमें कोई लीडर नहीं था। यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। ऐसे भी जो प्रमुख नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था उससे पहले ही। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से है। करो या मरो का यह जो है गांधी जी द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? ये पूछ दिया ना, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, गांधी जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव इस दिन पास किया गया था और यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था कब? 9 अगस्त को, याद रखिएगा। प्रस्ताव आया था 7 अगस्त को, प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त को और आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त को। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछ दिया ना, भारत हर चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है उस समय पूछ रहा है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, और इसी समय जो है अभी वर्ल्ड वार सेकेंड भी चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछेगा तो ये विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। और गोलमेज सम्मेलन के समय पूछेगा
गोलमेज सम्मेलन के समय, तो उस समय कौन हो जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। फिर पूछेगा आगे चल के भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, तो ये उषा मेहता ने किया था। खुफिया रेडियो प्रारंभ किसने किया था, तो उषा मेहता ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये लोग क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का भूमिगत रेडियो प्रसारित किया जाता था, जैसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में व्यापक रहे, ये दंगे जो है सबसे ज़्यादा बिहार में हुए और संयुक्त प्रांत में हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था, किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जयप्रकाश नारायण किए हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में जगह का नाम है, वहाँ पे अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण किए थे। चलिए पढ़ते हैं इसका डिटेल, फिर समझते हैं इसको कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई कोसी नदी के कछाड़ में स्थित एक द्वीप था जिसका नाम था बकरी का टापू, उसमें अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किए। इसका गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया थे, श्याम नंदन सिंह थे, वैद्यनाथ झा थे तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। तो आज़ाद दस्ता का गठन कौन किए, तो जयप्रकाश नारायण किए थे। आगे चलिए देखते हैं, पहला कथन और कारण है। कथन पहला ए दिया हुआ है और इसका कारण आर में करके देता है, इसको पढ़िए। कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। ठीक है, और इसका कारण दे रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ठीक है, तो क्या ये दोनों कथन सही है, तो देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा था, बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इसी को आरएसएस बोला जाता है, आरएसएस, ये भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहे थे। लेकिन इसमें कारण जो दे रहा है कि विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता, ऐसा कोई विचार नहीं था, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसका डिटेल पढ़ सकते हैं आप। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, मतलब बहुत से राष्ट्रीय सरकार, ये सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की, कौन सा नहीं था, सही नहीं है। इसमें देखिए पहला दे रहा है कि रैयती सरकार खेड़ा में, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही, प्रजामंडल सरकार तालचर उड़ीसा में, बिल्कुल सही, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें रैयती सरकार जो दे रहा है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा कोई सरकार नहीं था। प्रति सरकार का गठन सतारा महाराष्ट्र में हुआ था, प्रजामंडल सरकार का गठन तालचर उड़ीसा में हुआ था, जातीय सरकार का गठन तामलुक बंगाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो देखिए इसको देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष बने थे, और दूसरा है 1941 में वो घर में नज़रबंदी से भाग लिए। तीसरा है उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार की गठन की थी। तो देखिए 1938 वाला जो था ना, ये त्रिपुरा नहीं था। 38 में तो वो अध्यक्ष चुने गए, बिल्कुल सही, निर्विरोध बने थे, लेकिन वो हरिपुरा था, जगह का नाम हरिपुरा, यहाँ गलत दे दिया है। ये त्रिपुरी संकट 1939 में आया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि जनवरी 1941 में वो घर में नज़रबंदी से भाग लिए थे, तो बिल्कुल सही। तीसरा है उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की, बिल्कुल सही। यानी 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी लेटेस्ट 71वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। आगे देखेंगे हम लोग, तो ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि की ली, और 1920 में वे भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए, जिसे अभी यूपीएससी, सीएससी जो सिविल सर्विस आईएएस होता है, उस समय आईसीएस होता था।
और 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1941 में जर्मनी चले गए। फिर उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। जर्मनी स्थित भारतीय सैनिकों फ्री इंडिया लीजन द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि संबोधन दिया गया। अगला है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया, अभी बताएं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फिर है कि किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो के प्रसिद्ध नारा दिया था, तो वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देख लीजिए, ये अभी 71वीं बीपीएससी 2025 में पूछा गया है। दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, तो ये था आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज सेना का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था, जिन्होंने उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को काफ़ी सदमा पहुंचाया। तब जाकर वो घोषणा की है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक झटका लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1942 में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी इसी को बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने में सहायता की थी, तो वे जनरल मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, जनरल मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में सुभाष चंद्र बोस को सहायता दी थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक वहीं आई बोले जनरल मोहन सिंह थे। देखिए, अभी टीआरई में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की, तो ये जनरल मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, वहीं इनकी स्थापना किए थे। बाद में इसके कमान सुभाष चंद्र बोस संभालने लगे। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, तो ये थे भुल्ला भाई देसाई। देखिए, आईएनए के कुछ सदस्यों पे दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था 45-46 में, तब उनके पक्ष में पेश हुए एक वकील थे जिनका नाम था भुल्ला भाई देसाई। क्वेश्चन है अगला कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था, कहाँ पे आया था, तो ये सिंगापुर में आया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जापान के अधीन था। जापान के अधिकार में भी पूर्व सिंगापुर ब्रिटिश मलाया का अंग था। ठीक है, तो ये सिंगापुर में हो जाएगा। अगला है 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई, तो कहाँ पे आई, तो ये सिंगापुर में भी बताएं। फिर है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी, तो याद रखिएगा 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। जापान सहित 9 देशों ने। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को बनाया गया था, जिसमें जापान सहित 9 देशों ने मान्यता प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड। फिर देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा, तो ये सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, कब की गई थी, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उस समय आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, उसका नाम क्या था, तो ये स्वराज द्वीप था। निकोबार द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज द्वीप दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था। नाम याद रखिएगा, प्रेम सिंह सहगल जुड़े थे, जनरल मोहन सिंह जुड़े थे, शहनवाज खान जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्हीं तीनों पर दिल्ली मुकदमा चलाया गया था और इसमें ऐसे डांगे नहीं जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि यही जो शहनवाज खान थे, इन्हीं के नाती मतलब कहे जाते हैं, जो अभी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह है शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि
फिर अगला क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसमें बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1946 में होता है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1946 में। देखिए TRE 3 जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में लेटेस्ट। इसमें जो है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1946 में हुआ। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो वे नेता थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। तो फ्रेंड आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला पार्ट आएगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। कैसा लगा वहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन योजना 1946 से। तो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।